आपका यूपीएससी हब पे स्वागत है। मैं आज आपको आर्ट एंड कल्चर का अगला पार्ट कराऊंगा। हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, 3 साल के पहले किए थे, 2018 से लेकर 2020 तक, और इस बार हम 2021 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन के यूपीपीसीएस के आंसर राइटिंग के करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनका मैंने आंसर लिखा है और उन्हीं का मैंने वीडियो बनाया है। और आप मेरे वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनका भी आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पे आप मुझे शेयर करें, मैं भी आपका आंसर देखूं, उससे सीखूं। आप भी मेरे आंसर से कुछ सीखिए। अगर आपको लगता है कि मेरे आंसर से कुछ सीखने को आपको मिलता है तो आप भी मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतना ही है। आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों का आज का जो पहला क्वेश्चन है वो 2021 का है। 2021, हाँ एक बात और मैं बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली यूपीएससी में एंड पीसीएस में, पीसी क्या लिख रहा हूँ मैं, यूपीएससी में और पीसीएस में, पीसीएस में मेंस में जो भी आंसर राइटिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर इन टॉपिकों से पूछे जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, वैदिक वैदिक काल, मौर्य काल, मौर्य काल, गुप्त काल, चोल साम्राज्य से, चोल साम्राज्य से, चोल साम्राज्य, पल्लव, पल्लव। इनसे हमारे यूपीपीसीएस में और यूपीएससी के आंसर राइटिंग में मेंस में क्वेश्चन, जीएस फर्स्ट में आर्ट एंड कल्चर के तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब टॉपिकों को आप देख लीजिए। इनके अच्छे अच्छे जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके इन कालों की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो विशेषताएं हैं, जो यूनिकनेस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस समय में क्या थी, साइंस एंड टेक क्या था उस समय में, सोशल सोशल इशू क्या था या सोशल बिहेवियर कैसा था, और इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसा था, इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसा था। ये सभी चीजें आप देख लीजिए। कला के तौर पे देख लीजिए। कला में कुछ कलाएं हैं, जैसे कला की अगर बात करें तो कला में मुख्यतः कुछ चीजें पूछी जाती हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं दोनों में, यूपीएससी में भी यूपीपीसीएस में। एक पूछा जाता है कला का, मूर्ति कला का, मूर्ति कला का, मूर्ति कला का रूप पूछा जाता है। मूर्ति कला हमारे यहाँ बेसिकली 3 है। पहला है गंधार, दूसरा है मथुरा, तीसरा है अमरावती, जिसे वेंगी कहते हैं। गंधार, गंधार कला, गंधार मूर्ति कला, मूर्ति कला। गंधार के बाद मथुरा है, मथुरा के बाद अमरावती है, अमरावती, अमरावती। इसी को वेंगी भी बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या, इंग्लिश में भी वेंगी ही बोला जाएगा। और स्थापत्य कला में आता है, स्थापत्य में जो आएगा, स्थापत्य में जो आएगा वो मंदिर में, बेसिकली मंदिरों से संबंधित है ये कला, मंदिरों की है ये। मंदिरों में आपका आता है, पहला आ जाएगा नागर, नागर शैली, फिर बेसर, बेसर शैली, फिर लास्ट में आता है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो देखेंगे कि चीजें इन्हीं टॉपिकों से, इन्हीं इन्हीं फील्ड में और इन्हीं से मिलती जुलती चीजें ऊपर नीचे करके पूछी गई हैं, और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आपको बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, और जो टॉपिक आपके कवर नहीं है इस दौरान आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, वो आप प्रीवियस ईयर से पैरेलल कर लीजिए। अगर गंधार कला के बारे में, गर्धान मूर्ति कला के बारे में पूछा जा रहा है तो मथुरा का भी उसी उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे देख लीजिए, अमरावती का उसी से कंपेयर करके देख लीजिए, नागर शैली का देख लीजिए, बेसर का देख लीजिए, द्रविड़ का देख लीजिए, चोल साम्राज्य पढ़ लीजिए, पल्लव पढ़ लीजिए, गुप्तास पढ़ लीजिए, मौर्यास पढ़ लीजिए, वैदिक पीरियड पढ़ लीजिए, और इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लीजिए।
बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2021 का है, गुप्त काल से संबंधित है। तो गुप्त काल में गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एक मिनट थिकनेस में कम कर लूं और ग्रीन कर लेता हूँ। इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए। 200 वर्ड का क्वेश्चन है, 12 मार्क का ये क्वेश्चन है। 12 मार्क का ये क्वेश्चन है। मुझे जुकाम हो गया है, थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं। आइए देखते हैं। तो हम इसको इंट्रो लिखेंगे पहले गुप्त काल का। तो जब भी हम हिस्ट्री में इंट्रो लिखते हैं, ये बात ध्यान दीजिए कि जब भी हम हिस्ट्री टाइप के सब्जेक्ट में अगर इंट्रो लिखते हैं, तो या कोई पुरानी चीजें हैं जो आज से बहुत पहले हुई हैं या कुछ समय बाद हुई हैं, जो या कुछ समय पहले हुई थी, उसमें जब हम करते हैं तो दो चीज शो करते हैं। फर्स्ट चीज शो करते हैं हम लोग स्पेस, कि वो चीज कहाँ हुई थी, यानी पृथ्वी पे लोकेशन, एट द लोकेशन, कि कहाँ है ये, किस देश में पड़ता है, किस क्षेत्र में पड़ता है, इनकी टेरिटरी, जैसे कि किस पर्वत के किनारे है, किस समुद्र के बगल में है, इस टाइप की लोकेशन। और दूसरा टाइम टेन्योर, किस काल की ये बात है, क्या टाइम पीरियड था उस समय, ये सब चीजें आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं, ये सब चीजें आपको इंट्रो में काम आएंगी। तो गुप्त काल है, गुप्त काल इतिहास का ही टॉपिक है। तो गुप्त काल में हम पहले स्पेस की बात करेंगे और फिर इसमें टाइम की बात करेंगे। जैसे देखिए, भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में गुप्त साम्राज्य की स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा की गई थी। इस समय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, धातु विज्ञान तथा खगोल शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। तो गुप्त काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या महत्व था और किस हिसाब से उसका ग्रोथ रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो हम लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे। कलर मुझे मेरे ख्याल से चेंज कर लेना चाहिए, जो भी है यही से काम चलाइए। खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान, खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें, गुप्त काल में तो आर्यभट्ट द्वारा पृथ्वी की परिधि का मान निकाला गया। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा शून्य का आविष्कार या खोज की गई आर्यभट्ट द्वारा। वराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उस समय बताया जब हमारे पास न तो कोई टेलीस्कोप थे, न तो न्यूटन्स की कोई लॉ थे, न तो इलिप्स का कोई इलिप्स मोशन का कोई कंसेप्ट था। उस समय भी लोगों ने बताया कि हाँ, ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में क्या हो रहा है। ये चीजें मायने रखती हैं कि बौद्धिक क्षमता उनकी कितनी विकसित रही होगी। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं। गुप्त काल में धन्वंतरी चिकित्सक थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ निघंटु, इस ग्रंथ को आपको याद रखना है, में मानव हड्डियों की संख्या 300 बताई। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि औषधि शास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। नेक्स्ट, भौतिकी के क्षेत्र में वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद का सिद्धांत दिया गया। परमाणुवाद का सिद्धांत दिया, जो है न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स जो भी कहिए। फिर आता है आपका रसायन के क्षेत्र में, मेहरौली का लौह स्तंभ धातु शिल्प कला और संरक्षण जंग से बचने के लिए का सर्वोत्तम उदाहरण है। नागार्जुन ने रस संहिता का भी लिखा या आविष्कार किया, जो भी है। तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो सोचिए उस समय पुराना है, उतना पुराना है, गुप्त टाइम का पीरियड का है। मेहरौली कुतुब मीनार के बगल में इनका स्तंभ लगा हुआ है। उसमें आप देखेंगे तो आज तक जंग नहीं लगा है। पता नहीं कितने उसमें ह्यूमिडिटी रही होगी, वर्षा खाई होगी, जिस मिट्टी में वो गड़ा है उसमें भी ह्यूमिडिटी या नमी रही ही होगी, लेकिन उसके बाद भी आज भी इस स्तंभ में जंग नामक कोई चीज नहीं लगी है, क्षरण नहीं हुआ है। सोचिए उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी रही होगी। आजकल भी कमरों में, दरवाजों में, खिड़की में लोहे का लगवा दो, 2 साल तक ना करो, देखो जंग लग जाता है। फिर इलाहाबाद जिले से 848 ईस्वी का एक गुप्त अभिलेख से पता चलता है कि भारतीय 5वीं शताब्दी की शुरुआत में दशमलव प्रणाली से परिचित थे। भारत के जो लोग थे गुप्त काल में, दशमलव प्रणाली ज्यादातर तब विकसित होती है जब जब किसी चीज को उसके उससे अधिक चीज से भाग दिया जाए। लोग लाइक 1 में 3 से भाग दिया जाए तो ये आएगा 0.333, 1/2 से डिवाइड किया जाए 0.5, मतलब
अधिक से देने पे ही भाग आता है। अगर अधिक से कम देने से अगर कम अधिक से अगर कम देने से भाग आता है तो वो उसके डिवाइडेंस के बाद पॉइंट आता है। लाइक 5 डिवाइड बाई 2 तो 2 आएगा, 2.5, ये 2.5 है, ये बाद में आता है। इसी दशमलव की खोज इस समय हो चुकी थी, या मानव जो भारतीय मानव थे वो इसके बारे में जानते थे। कला के क्षेत्र में तकनीकी गुप्त काल स्थापत्य की दृष्टि से खराब था। उत्तर प्रदेश में ईंट से बने कुछ मंदिर और एक पाषाण मंदिर मिला है, परंतु मंदिर निर्माण की शैली इसी काल से प्रारंभ हुई है। ये लाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत ना है। मंदिर निर्माण की शैली का विकास गुप्त काल में शुरू हुआ, ये सबसे अच्छा पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर बौद्ध प्रौद्योगिकी, लोहारों के पास उन्नत धातु प्रौद्योगिकी के ज्ञान की उपलब्धता के कारण बुद्ध की कांस्य प्रतिमाएं अच्छे पैमाने पर तैयार की गई। अतः स्पष्ट है कि गुप्त काल की विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्तमान वैज्ञानिक खोजों को पथ प्रदर्शन कर रही है। अतः विभिन्न आविष्कारों तथा प्रयोगों के चलते गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। यह मेरा निष्कर्ष हो गया है। आप सभी अपना आंसर लिखिए और लिखने के बाद टेलीग्राम चैनल पे सेंड करिए। देखा जाए कि मैं कितना बेटर अपना आंसर राइटिंग कर सकता हूँ, और आप लोगों से भी मैं कुछ सीख सकता हूँ। वो भी एक दूसरे से सीखते रहना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि किसी को 100% कुछ नहीं आता है। सब में कुछ न कुछ छुपा होता है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं। सॉरी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुकाम हो गया है, इसके लिए सॉरी। 2021 का एक क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। इसमें देखिए, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक स्पेसिफिक टेन्योर की बात की जा रही थी, स्पेसिफिक टेन्योर की बात की जा रही थी, लाइक गुप्त काल। लेकिन इसमें भारतीय सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या नवपाषाण काल से लेके आज तक जो कुछ भी है आपकी विरासत में, सांस्कृतिक विरासत में, उसके बारे में बात की जा रही है, उसके वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं। तो भारत ने प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक खोज तथा तर्क वितर्क आदि के आधार पर समाज का निर्माण किया। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलू सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान तक देखने को मिलते हैं। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलू क्या क्या रहे हैं? गणित के क्षेत्र में सिंधु घाटी के समय वजन या भार को 16 और उसके गुणक के रूप में मापा जाता था। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो चीज वस्तुएं होती थी, उनका जो भार होता था वो जो बटखरे बनाए जाते थे वो 16 के मल्टीपल बनाए जाते थे। 16 ग्राम, 32 ग्राम, इस टाइप की चीजें बनाई जाती थी जो 16 से डिवाइडेबल हो। और इसी का हाल फिलहाल में प्रयोग किया जाता था, जब आज 4 आने, 2 आने, 10 आने चलते थे तो 1 रुपए में 16 आने होते थे। वो कंटिन्यूटी 1 रुपए तक जब तक आना चलता था तब तक भी देखी गई। तो ये आम तकनीकी तो रही नहीं होगी जो उस समय से विकसित हुई और कंटिन्यूली फ्लो होते हुए 1 रुपए तक आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, ये ऊपर मैंने बताया ही था। खगोल के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और वारामिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये गुप्त काल की बात है। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में गुप्त काल के समय चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और औषधि शास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। इस समय के धन्वंतरी नामक चिकित्सक ने अपने ग्रंथ में मानव शरीर में 300 हड्डियों की संख्या बताई, जो कि काफी मायने रखता है। उस समय बिना हड्डी गिने आप अंदर की हड्डियां बता दें या देख के, जो भी है। सॉरी, कुछ लोग बोलेंगे कि कंकाल देख के बताया होगा, हो सकता हो मे भी। विज्ञान के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होना, वहां से वहीं वहीं गुप्त काल में परमाणुवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन, धातु विज्ञान में मेहरौली का 9 स्तंभ आदि विज्ञान की समझ के उत्कृष्ट उदाहरण है। हाँ, इसमें देख लेते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कांसे की प्रतिमा मिली है नर्तकी की,
नर्तकी नर्तकी की वो मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से इस मूर्ति को बनाने में जो मेथड यूज किया जाता था वो क्या था, वैक्स मेल्टिंग या कुछ था, उसको उस मेथड को यूज किया जाता था, उसका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा है। उसमें मेन कंसेप्ट ये होता था, जैसे आपको कोई मूर्ति बनानी है, उसको उस मूर्ति को आप मोम से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? मोम से बनाएंगे। मोम से बनाने के बाद इस मूर्ति इस मूर्ति के चारों तरफ आप मिट्टी बालू का स्ट्रक्चर बनाएंगे और जो कांसा है उस कांसों को मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद इसमें पोर्ड करेंगे। मोम गलेगा टेम्परेचर हाई होने के कारण और मोम आउट हो जाएगा और हमारा जो मूर्ति है सिर्फ उसी का शेप बनेगा और उसके बाद हम इसको फिनिशिंग करके इस मूर्ति को हम अच्छा बना सकते हैं। लॉस्ट वैक्स मेथड बोला जाता था, इस मेथड को बोला जाता था लॉस्ट वैक्स सॉरी लॉस वैक्स मेथड। ये यूज किया जाता था इंडिस वैली सिविलाइजेशन के समय। सोचिए कास्टिंग प्रोसेसिंग उस समय कितना एडवांस थी। फिर स्थापत्य कला देखेंगे। पक्की ईंटों व नियमित आकार जैसे सिंधु घाटी सभ्यता व गुप्त काल के समय पहाड़ों को काटकर गुफाओं का निर्माण जैसे अजंता एलोरा। बिना मशीनिंग के बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो पहाड़ों को काट काट के विहारों का निर्माण करा है, जैसे अजंता एलोरा। ये तो मंदिरों में है, गुफाएं हैं। और दशरथ का जो है दशरथ का बोल रहा हूँ, अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने बाराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करा है, वो भी एक अच्छा कला का नमूना है। फिर निष्कर्ष पे आते हैं। अतः भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलू ने भारतीय समाज के जीवन की को भारतीय समाज की सुदृढ़ बनाया भारतीय समाज को सुदृढ़ बनाया तथा संस्कृति को समृद्धि प्रदान किया। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल भारतीय सांस्कृतिक विरासत के महत्व को बतलाता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित करता है। यूनेस्को ने हाल ही में 43वां भारत की विरासत साहिब को मुअत्तम है, जो कि कब्रगाह है, असम में है ये, असम में है, ये कब्रगाह है। इसी तरह 42वां है, 41वां है, 40वां है, 39वां धौलावीरा है, 40वां में रामप्पा थे। फिर 41वां 42वां में आपका आ गया था ये कौन सा जो है वेस्ट बंगाल का जो है वो था। और उधर कर्नाटक का होयसल होयसल के मंदिर जो थे वो सभी विरासत स्थल में शामिल किए गए थे। इसमें भी दो फॉर्मेट में ये जारी करता है, एक मूर्त में जिसे हम देख सकते हैं, एक अमूर्त में जिसे हम नहीं देख सकते। जैसे डांडिया डांडिया कुंभ मेला। उसके बाद आपका कलकत्ता का काली दुर्गा जी की पूजा, ये दुर्गा जी की थी काली जी की, जो भी है, दुर्गा दुर्गा या काली की पूजा, ये सब अमूर्त में शामिल है। ये भी है, ठीक है, इसे देख लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे देना होगा तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 2021 का है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में, देखिए वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 125 वर्ड में लिखना है, यानी ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो वैदिक साहित्य इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो सभ्यता बसी उसको वैदिक पीरियड बोला जाता है। इसका ज्यादातर प्रमाण हमें वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यक और पुराणों से मिलता है। वैदिक साहित्य को दो भागों में मेनली बांटा जाता है। वैदिक साहित्य डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो वैदिक साहित्य दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट में जो आता है फर्स्ट में जो आपका आता है वो स्मृति साहित्य, एक श्रुति साहित्य होता है, एक होता है हमारा श्रुति साहित्य होता है साहित्य, और दूसरा जो हमारा है स्मृति
स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य, श्रुति साहित्य में हमारे वेद आ जाते हैं। वेद आ जाते हैं। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। फिर हमारा आ जाता है अरण्यक। अरण्यक आ जाता है। अरण्यक के बाद फिर हमारा आ जाता है उपनिषद। उपनिषद आ जाते हैं। और स्मृति साहित्य में आ जाता है आपका सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य